Very good morning, students. Today we are going to again start the thermodynamics chapter, and today we are going to discuss about the heat capacity and enthalpy. Let's see the heat capacity. Heat capacity is the of a substance is the quantity of heat needed to raise its temperature by 1 degree. देखिएगा बेटा, सपोज करो हमने किसी भी सब्सटेंस को गर्म किया, तो गर्म करने पर हम उसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर, यानी कि फिर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देंगे, दैट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दो तरह की हो सकती है, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CV कहलाएगा वो, एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज़ नोन एज CP, ठीक है। हीट कैपेसिटी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एंड फॉर सॉलिड CV और CP इक्वल आता है, बट गैसेस के लिए इक्वल नहीं आता है। हीट कैपेसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितना ज़्यादा सब्सटेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी आएगी उसकी। हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल्स टू CV इंटू डेल्टा T, वेयर T क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इस तरीके से हम हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, Q इज इक्वल्स टू CV इंटू डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं मोलल हीट कैपेसिटी की। मोलल हीट कैपेसिटी में देखिएगा हम यहाँ पे मोल्स वर्ड यूज़ करेंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी हीट कैपेसिटी ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस की जो को हीट रिक्वायरमेंट होगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो क्या हो जाएगी उसकी हीट, मोलल हीट कैपेसिटी। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या यूज़ करने वाले देखिएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास। देखिएगा यहाँ पे 1 यूनिट मास यूज़ किया है हमने वर्ड, जबकि हमने मोलर हीट कैपेसिटी में मोल वर्ड यूज़ किया था, मोल वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वहाँ पर एक ही शब्द का डिफरेंस आ रहा है। वहाँ मोल वर्ड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूनिट ऑफ मास यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं कैलोरीमीटर। व्हाट इज़ कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर इज़ यूज टू मेज़र द जूल, और यू कैन से एनर्जी को मेज़र करने के लिए वी विल यूज़ द वर्ड इंस्ट्रूमेंट कैलोरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम एंथैल्पी, वी विल मेज़र द एंथैल्पी विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। नाउ सी हाउ कैन वी मेज़र द डेल्टा H विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। वी नो दैट डेल्टा H क्या होता है, हीट, यानी कि Q एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़ नोन एज एंथैल्पी। हीट एब्जॉर्ब और रिवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अब हमें यहाँ पे हीट चेंज करानी है, मीन्स रिलीज़ करो या इस कप में हमें एनर्जी देनी है या एनर्जी रिलीज़ करानी है, बट यहाँ पे हमें प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर से बंद कर देंगे, जिससे कि इसको ऊपर से खोल के रखेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे एयर प्रेशर हम दे सकें। अब एयर प्रेशर कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे हमने हीट दिया, इसको गर्म किया, तो पहले हम हीट इसका टेम्परेचर मेंशन कर लेंगे कि पहले क्या था, और फिर उसके बाद जब हमने उसको फिर से गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर से हम इसका टेम्परेचर देख लेंगे कि टेम्परेचर क्या रहा। तो इन दिस वे कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने इसको कितना हीट दिया, वी कैन मेजर फ्रॉम हियर। In an exothermic reaction, heat is absorbed and system loses heat, therefore Q will be negative, यानी कि delta H will also be negative. Similarly, अगर endothermic process होगा तो heat आएगी सिस्टम में, और तब सिस्टम की heat आएगी तो delta H क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स सी कि हाउ कैन वी मेज़र द डेल्टा U, यानी कि इंटरनल एनर्जी हम कैसे मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट मेज़र कर रहे हैं तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट मेज़र कर रहे हैं तो वो एंथैल्पी कहला रही है। यानी कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख के मेज़र कर रहे हैं देन इट इज़ नोन एज एंथैल्पी, एंड इफ़ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन इट इज़ नोन एज एंड ये इंटरनल एनर्जी, यानी कि U। अब हम U को मेज़र करना बताती हूँ मैं आपको। दिस इज़ द बॉम कैलोरीमीटर। ये बॉम कैलोरीमीटर है, इसको बंद किया गया बाहर से पूरा, जिससे कि वॉल्यूम एक्सचेंज ना हो पाए, ठीक है। अब बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो जिसके कारण ये हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद पानी अंदर हीट होगा, हीट होने के बाद हम टेम्परेचर मेज़र कर लेंगे, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ी, दैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी। और इस पूरे अपरेटस को हम क्या बोल रहे हैं, बॉम कैलोरीमीटर।
लेट्स सी बेटा द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। ई यानी कि यू, एनर्जी की बात करें हम, इंटरनल एनर्जी, यानी कि यू भी मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो यू ही मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंथैल्पी जो है, यहाँ पे एच यानी कि एंथैल्पी को डिनोट कर रहा है, ई इंटरनल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, पी वी यानी कि वर्क डन को डिनोट कर रहा है। जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसी को हमने रीअरेंज करके यहाँ लिख दिया है। यानी कि डेल्टा एच कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1, यानी कि एंथैल्पी पहले क्या थी फिर क्या हो गई है, वहाँ से हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। और यू कैन से कि डेल्टा एच को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि समेशन एच पी माइनस समेशन एच आर, ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। जो डेल्टा एच वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। डेल्टा एच रिप्रेजेंट द हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर जब हम कांस्टेंट रखते हैं उस टाइम जो हीट एक्सचेंज होती है दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, यानी कि यू लिख सकते हैं आप यहाँ पे, प्लस पी डेल्टा पी और एंड डेल्टा वी, ठीक है। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि पी वी इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी, तो पी वी इक्वल्स टू की जगह क्या रख दिया एन आर टी हमने यहाँ पुट कर दिया, एन जी लिखा है हमने, यानी कि जी क्या है यहाँ पे गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। तो जो हमारे इक्वेशन थी वो वाली ये इस तरीके से रीअरेंज होके आ गई है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, वेयर डेल्टा एन जी इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, गैसेस के जो मोल्स हैं उसमें। यानी कि अब यहाँ डिपेंड करेगा कि हीट जा रही है या हीट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ की बात कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज़ में सबसे पहले आपके पास है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब भी कोई चीज़ बनती है, कोई सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि इट इज़ द हीट चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स से रिएक्टेंट की रिएक्शन हुआ तो वो क्या बना, कंपाउंड बना, तो 1 मोल कंपाउंड बनते वक्त जो हीट चेंज हुआ दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मीन्स जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जब 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करेंगे तब तो हीट चेंज आएगा, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कि इट इज़ द हीट चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस undergo complete combustion in the atmospheric oxygen is known as enthalpy of combustion. Now the enthalpy of dissolution. Dissolution का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसॉल्व करना, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन। यानी कि इट इज़ द हीट चेंज when 1 mole of a substance is dissolved in large amount of solvent, और यू कैन से जब सब कुछ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो गया, यानी कि जब पूरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट के अंदर, तब जो एंथैल्पी चेंज आया दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, यानी कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट दैट टाइम द हीट चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नाउ द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यानी कि हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड न्यूट्रलाइज करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को, दैट प्रोसेस तब जो हीट चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजन किस में ऐड होता है, अनसैचुरेटेड, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस में। तो यानी कि जब 1 मोल एल्कीन या एल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड होती है तब जो एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है, जब एलोट्रॉप्स यानी कि एक फॉर्म एलोट्रॉप्स की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है दैट इज नोन एज
ट्रांजिशन, यानी कि द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए allotropes, one form of allotropes change into another form, that is known as enthalpy of transition. आप यहाँ साइड में देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक SR लिखा हुआ है, एक SM, यानी कि यहाँ सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक रोम्बिक सल्फर, एक मोनोक्लिनिक सल्फर। अगर आप इसको थोड़ी हीट देते हो तो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो सकता है, यानी कि जिस टेम्परेचर यानी तब जो हीट चेंज होगा रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर बनने के लिए, दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन।